हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन द टॉपिक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हमारा जो टॉपिक चल रहा है, इस पे आज मेरा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो फिर चलिए डिटेल में देखते हैं इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी होता क्या है। उसके बाद देखेंगे कि ये रीवैल्यूएशन क्यों किया जाता है। ठीक है, व्हाई दिस रीवैल्यूएशन इज डन। और उसके बाद हम करेंगे कि हाउ दिस रीवैल्यूएशन इज डन। ये जो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी है, ये कैसे किया जाता है। तो हम देखेंगे कि एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, जो हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम भी देखा था। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। और उसके बाद उस पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो आपको पेपर और पेन लेके बैठना है मेरे साथ, और मेरे साथ साथ न्यूमेरिकल करना है। ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये जो नीचे छोटी सी बेल है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। सबसे पहले तो ये होता क्या है। देखिए, रीवैल्यूएशन, री मतलब दोबारा, दोबारा, एंड वैल्यूएशन मतलब वैल्यू निकालना। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एसेट्स हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, उनको फिर से रीवैल्यू करना, उनकी करंट वैल्यू फाइंड आउट करना, दिस इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। ठीक है। और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको फिर से रीअसेस करना। ठीक है। तो दिस इज रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी। आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम में देखा था कि जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने एसेट्स को रीवैल्यू करती है, लायबिलिटी को रीअसेस करती है। तो उसी की तरह क्या होता है, जब भी कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो या फिर अगर डेथ हो जाए, ठीक है, तो भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एसेट्स को फिर से रीवैल्यू करती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब सवाल ये आता है कि व्हाट इज इट्स रिक्वायरमेंट, इसकी जरूरत क्या है, क्यों करती है। ठीक है। तो चलिए मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट क्यों करती है, और अगर न किया तो क्या नुकसान होगा। ठीक है। अब जरा ध्यान से ये एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाने जा रही हूँ। सपोज करिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो 2017 में एक फर्म है जो स्टार्ट हुई है, जिसमें एक्स और वाई दो पार्टनर थे। ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म को रन कर रहे हैं। ठीक है। फिर 2019 में, 1 जनवरी 2019 में जेड एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड होता है। ठीक है। फिर उसके बाद अब आगे क्या हो गया, एक्स वाई जेड अब तीनों पार्टनर हो गए पार्टनरशिप फर्म में। पहले दो पार्टनर थे, फिर 2019 में एक और पार्टनर आ गया, फिर अब तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड। ठीक है। फिर 2020 में सपोज करिए किसी रीजन से जेड को ये बिजनेस समझ में नहीं आ रहा, अब वो चाहता है कि वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो जाए। तो 2020 में पार्टनरशिप फर्म से जेड रिटायर हो जाएगा। तो उसके बाद 2020 के आगे केवल ये दो पार्टनर बच जाते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, ये आपको बेस समझ में आ गया कि पहले दो पार्टनर थे, फिर तीन पार्टनर हुए एक्स वाई जेड, और उसके बाद फिर से जेड रिटायर हो जाता है, तो एक्स वाई दो पार्टनर बच जाते हैं। ठीक है। तो 2019 में क्या हुआ है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, और 2020 में क्या हुआ है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है। अब मैं एक बात आपसे पूछूंगी, जरा ध्यान से सोच के मुझे बताइएगा। देखिए, ये जो एक्स और वाई दो पार्टनर थे, ठीक है, इन्होंने 2017 से लेकर के 2019 तक अपना बिजनेस रन किया, बहुत अच्छे से रन किया इन्होंने, बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया, मार्केट में थोड़ा बहुत गुडविल अर्न किया इन्होंने। ठीक है। तो ये जो जो भी इनका रिजर्व एंड सरप्लस में जो भी फंड है, जो भी इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है, या जो भी इनका थोड़ा बहुत गुडविल मार्केट में, रेपुटेशन, जो नाम इनका अर्न हुआ है, क्या उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा उसमें से जेड को भी क्या शेयर मिलेगा। सवाल समझ में आया कि एक्स और वाई ने जो 2017 से लेके 2019 तक जो भी प्रॉफिट लॉस अर्न किया है, जो भी प्रॉफिट हुआ है, जो भी लॉस हुआ है, उसमें क्या जेड को हिस्सा दिया जाएगा।
तो इसका जवाब है नहीं दिया जाएगा। जेड का इस ड्यूरेशन का जो भी प्रॉफिट है, ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस है, उसमें जेड का कोई हिस्सा नहीं होगा। इसीलिए मैंने जब एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड होता है तो उससे पहले जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो जो भी प्रॉफिट लॉस होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, अगर उनके रिजर्व में या उनके सरप्लस में कुछ भी फंड है या उनके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कुछ भी फंड है, ठीक है, या फिर उनका कुछ एग्जिस्टिंग गुडविल है, तो वो उसे क्या करते हैं, वो उसे खत्म कर देते हैं, वो उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में ऐड कराया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद, ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। फिर इसके बाद सपोज के 2019 में अब तीनों पार्टनर आ गए, XYZ तीनों पार्टनर थे। इन्होंने फिर यहाँ से यहाँ तक 2019 से लेकर 2020 तक अपना बिजनेस रन किया, बढ़िया चला बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन को कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ, ठीक है, रिजर्व सरप्लस में थोड़ा फंड कलेक्ट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद सपोज करिए 2020 में अब जो जेड है वो किसी रीजन से रिटायर होना चाह रहा है, ठीक है, तो अब जो जेड है, जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन से जा रहा है, उसको जो भी प्रॉफिट लॉस, जो भी प्रॉफिट या लॉस इस ड्यूरेशन में अर्न किया गया है, उसमें जेड का हिस्सा होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा, जेड ने इस ड्यूरेशन में 19 से 20 तक काम किया है, तो जो भी प्रॉफिट लॉस ऑर्गेनाइजेशन ने अर्न किया है इस ड्यूरेशन में, उसमें जेड का हिस्सा होगा। जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें जेड का हिस्सा होगा। जो भी गुडविल ऑर्गेनाइजेशन ने अर्न की है, उसमें भी जेड का हिस्सा होगा, ठीक है। इसीलिए जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है, उससे पहले क्या किया जाता है, जो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कुछ बैलेंस है या रिजर्व में कुछ बैलेंस है या कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है, उन सबको क्या किया जाता है, इन तीनों पार्टनर के बीच में, ये जो तीनों पार्टनर है इनके बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो रिटायरमेंट के टाइम भी ये सारे एडजस्टमेंट किए जाते हैं, ठीक है। अब एक सवाल, ये तो जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो बैलेंस है, ठीक है, या जो रिजर्व में जो भी बैलेंस है या जो गुडविल है, ये तो विजिबल प्रॉफिट लॉस है। क्या है, ये चीजें तो विजिबल है, अकाउंट में दिख रही हैं, ठीक है, तो इसे क्या किया जाता है, पार्टनर्स आपस में डिवाइड करके खत्म करते हैं इसको, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्रॉफिट लॉस ऐसे भी हैं जो विजिबल नहीं है, जैसे जैसे एनी आइडिया, कौन से ऐसे प्रॉफिट लॉस ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं जो विजिबल नहीं है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट्स हैं, ठीक है, जनरली क्या होती है, अगर कोई फिक्स एसेट, सपोज कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई एसेट है, तो जनरली एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है जो रियल एसेट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट्स हैं, अगर उनकी वैल्यू में कुछ इंक्रीज हुआ है, ठीक है, या सपोज करिए कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू में डिक्रीज हुआ है, तो उसमें भी तो एग्जिस्टिंग जितने भी पार्टनर हैं उनका स्टेक होगा, उसमें भी तो पार्टनर्स का हिस्सा होगा। तो फिर इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए जितने भी एसेट्स हैं उनको फिर से क्या किया जाता है, रीवैल्यू किया जाता है, ठीक है। इसीलिए जब भी कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड किया जाता है, उससे पहले क्या होता है, एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं, उसकी करंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और जो भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है, जो भी गेन या फिर लॉस हो रहा है रीवैल्यू करने पे, उसे क्या किया जाता है, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे इसमें मैंने ये एग्जांपल लिया है, सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन का कोई रियल स्टेट में कुछ एसेट था, लैंड था, कोई जमीन थी ऑर्गेनाइजेशन की। जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई तो उसके पास कोई जमीन थी, ये जो लैंड थी इसकी जो करंट वैल्यूएशन थी दैट वाज 2 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद 2019 में एक नया पार्टनर ऐड हुआ, ठीक है। अब मैंने बताया था कि नए पार्टनर को ऐड करने से पहले क्या होता है, जितने भी प्रॉफिट लॉस है ऑर्गेनाइजेशन के वो सब खत्म किए जाते हैं, वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो एसेट्स की वैल्यू में भी जो इंक्रीज हुआ है उसे भी तो डिवाइड किया जाएगा। तो ये जो लैंड था पहले 2017 में 2 लाख का वैल्यूएशन था, 2019 में वो 5 लाख का हो गया, ठीक है। जनरली लैंड की वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है, तो वो 5 लाख का हो गया। तो क्या हुआ, यहां से यहां तक लैंड की वैल्यू में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है ना, बढ़ी है लैंड की वैल्यू। कितने का इंक्रीज हुआ है, 3 लाख का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, ये जो 3 लाख का प्रॉफिट है, ये एग्जिस्टिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर के बीच में इस 3 लाख को क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा,
ठीक है, ये बात समझ में आई। ये जो 3 लाख का प्रॉफिट है जो लैंड की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है, इसे एक्स और वाई के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, और जो रिवाइज और जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें इस एसेट को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा, 5 लाख पे अब रिकॉर्ड किया जाएगा। अब जो बैलेंस शीट में ये एसेट है उसकी वैल्यू 2 लाख नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 5 लाख रहेगी। ठीक है, अब सपोज करिए वो पार्टनर ऐड हो गया, जेड आ गया पार्टनरशिप फॉर्म में। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर ने काम किया, 1 साल तक काम किया। ठीक है, अब सपोज करिए जेड रिटायर होना चाह रहा है पार्टनरशिप फर्म से, किसी भी रीजन से रिटायर होना चाह रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बैड हेल्थ के कारण इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में। ठीक है, अब वो रिटायर होना चाह रहा है, तो ठीक है, उसे प्रॉफिट लॉस में जो भी हिस्सा है वो दिया जाएगा, रिजर्व का हिस्सा दिया जाएगा, गुडविल का हिस्सा दिया जाएगा। उसके साथ ही जो भी एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है उसमें भी इसका स्टेक है, वो भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो लैंड है जो पहले 2019 में 5 लाख का था, ये अब बढ़ करके इसका जब रीवैल्यूएशन किया गया तो पाया गया कि ये अब बढ़ के 8 लाख का हो गया है। ये लैंड की वैल्यू अब 8 लाख हो गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 3 लाख का इंक्रीज है ना, यहाँ से यहाँ तक में ये जो लैंड की वैल्यू है कितनी बढ़ गई, 3 लाख बढ़ी है। 5 लाख से 8 लाख हो गई है, 3 लाख बढ़ी है। ठीक है, तो इस 3 लाख को फिर क्या किया जाएगा, तीनों पार्टनर एक्स वाई जेड के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें इन्हें डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो अब बैलेंस शीट बनेगी उसमें अब इस लैंड को किस वैल्यू पे शो किया जाएगा, 8 लाख की वैल्यू पे शो किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यूएशन होता है। ठीक है, अब जरा एक चीज बस आखिरी में और बता दे रही हूँ कि अगर सपोज करिए, अगर ये जो जब भी कोई पार्टनर ऐड होता है, अगर इस पॉइंट पे अगर इसका वैल्यूएशन नहीं किया गया होता तो क्या होता, बताइए। अगर ये 2019 में जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड हो रहा है, अगर उसका वैल्यूएशन नहीं किया गया होता इस पॉइंट पे, तो क्या होता, तो ये होता कि सपोज करिए जो लैंड है जो 2017 में जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 लाख है, उसको जब 2020 में जब बेचा जाता तो एकदम से क्या प्रॉफिट होता, 2 लाख की जमीन थी, 8 लाख में बेची जाती, तो कितने का प्रॉफिट होता, बताइए कितने का प्रॉफिट होता, 6 लाख का प्रॉफिट होता। और 6 लाख के प्रॉफिट को किसके किसके बीच में डिवाइड किया जाता, एक्स वाई जेड के बीच में डिवाइड किया जाता। ठीक है, तो जेड को एकदम से ज्यादा प्रॉफिट होता, जबकि जेड ने ऑर्गेनाइजेशन में तो कुछ ही ड्यूरेशन के लिए काम किया है ना। ठीक है, तो जेड को अननेसेसरी का ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है जिसपे जेड का हिस्सा नहीं है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड होता है या रिटायर होता है, तो उस समय उस एसेट की करंट वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, कौन सी वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, करंट वैल्यू। ठीक है, और उस करंट वैल्यू में जो भी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, उसको जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन से जा रहा है या जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, उसे कुछ अनड्यू एडवांटेज या अनड्यू डिसएडवांटेज ना हो। ठीक है, इसलिए रीवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इवन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बुक्स में इवन इतने क्लियर ढंग से दिया ही नहीं है कि रिवैल्यूएशन क्यों किया जाता है, नहीं किया तो क्या होगा। ठीक है, तो इस जरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर न समझ में आया ना, इसे एक बार फिर से रिवाइंड करिएगा और फिर से इसको समझने की कोशिश करिएगा, मैंने एग्जाम्पल लेके आपको अच्छे से समझाया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये रीवैल्यूएशन किया कैसे जाता है, हाउ दिस रीवैल्यूएशन इज डन। तो इसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट, या जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, और ये एकदम सेम उसी तरीके से बनाया जाता है जैसे हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम बनाया था। ठीक है, इसका फॉर्मेट वगैरह एकदम सेम है। एक बार देख लेते हैं फॉर्मेट क्या है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है ये किस टाइप का अकाउंट है। तो हम जानते हैं अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, और ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रूल हम जानते हैं, क्या रूल है, हम डेबिट कब करते हैं, जितने भी लॉसेस हैं या जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सबको हम डेबिट करते हैं। ठीक है, और जितनी भी इनकम है या जो गेन है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो सेम यही लॉजिक यहाँ पे यूज होना है।
ठीक है, तो ये देखिए सिंपल सा फॉर्मेट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, यहाँ पे है पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, सिंपल लेजर का फॉर्मेट है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किससे करेंगे? जो भी इनकम है, इनकम मत कहिए, गेन कहिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन को गेन हो रहा है, ठीक है, उससे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो अगर जो जो गेन है उन सबको रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से गेन है। अगर किसी भी एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, तो ये गेन है ना, तो इसे क्रेडिट किया। अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो ये भी तो गेन है, तो इसको हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया। अगर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के एसेट थे जो रिकॉर्ड नहीं थे, फिर रीवैल्यूएशन के टाइम वो एसेट भी फाइंड किए ऑर्गेनाइजेशन ने, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए गेन हुआ ना। कुछ ऐसे एसेट थे जो ऑर्गेनाइजेशन को पता ही नहीं था, रिकॉर्ड ही नहीं थे, अब वो भी एसेट मिल गए। ठीक है, तो ये गेन है, तो इसको हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया। ठीक है, अब जो भी लॉसेस हैं उन सबको क्या करेंगे, उन सबको डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। यही तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है ना, ऑल द लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल द इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। तो उन सबको लॉसेस जो है उनको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो जो भी डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट है वो लॉस है, तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया। अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो वो भी तो लॉस है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया। अगर कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल गई तो ये क्या हुआ, लॉस हो गया। ठीक है, तो इसको भी हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है किसी भी लेजर अकाउंट में, बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो हम देखेंगे अगर इनकम सॉरी इधर गेन ज्यादा है और लॉसेस कम है तो क्या होगा, हमें डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, अगर गेन ज्यादा है लॉसेस कम है तो क्या होगा, नेट में गेन होगा ना, या कह लीजिए गेन होगा या प्रॉफिट होगा। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में गेन होगा या प्रॉफिट होगा, और इस प्रॉफिट या गेन को क्या किया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है, किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, और अगर लॉस ज्यादा है, इनकम कम है, ठीक है, तो क्या होगा, लॉस होगा नेट में, तो हम बैलेंसिंग फिगर इस तरफ ऐड करेंगे क्रेडिट साइड, तो ये लॉस आएगा। और जो भी लॉस आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसे क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर देंगे, किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मेट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे, तो फिर ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी चीजें आपको बता देती हूँ कि जो भी गेन या लॉस होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, उसको किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, बताइए किस रेशियो में करते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, और जो भी गेन आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है, उसे क्या करते हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। और अगर लॉस आ रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। ठीक है, और खैर ये भी बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि रिवैल्यूएशन करने के बाद जितने भी एसेट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के या जो लायबिलिटी होते हैं उनको किस वैल्यू पे शो किया जाता है, उन्हें रिवाइज्ड वैल्यू पे शो किया जाता है। मैंने उस एग्जाम्पल में बताया था ना कि रीवैल्यूएशन होने के बाद उन एसेट्स को अब 5 लाख पे रिकॉर्ड किया जाएगा एडमिशन ऑफ पार्टनर के बाद। ठीक है, उसे 2 लाख पे नहीं रिकॉर्ड करना था, तो वही है रिवाइज वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा नई बैलेंस शीट में। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। So the question is, Mitali, Indu and Geeta are the partners sharing profit loss in the ratio of 3:2:1 respectively. तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया है 3:2:1। ठीक है, ऑन 31st March 2015 their balance sheet was as under। 31st March 2015 की बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दी गई है। गीता रिटायर्स, अब इसमें जो तीसरी पार्टनर है गीता, ये रिटायर हो रही है ऑन द अबव डेट, यानी 31st मार्च को ये रिटायर हो रही है। इट वॉज अग्रीड दैट मशीनरी बी वैल्यूड एट 1,40,000। ठीक है, पेटेंट एट ₹40,000 एंड बिल्डिंग एट ₹1,25,000। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? आपको तीन पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, 31st मार्च की बैलेंस शीट दी गई है, और बताया जा रहा है कि जो गीता है वो रिटायर हो रही है इसी डेट में 31st मार्च को।
फिर उसके बाद कुछ एसेट्स हैं जिनका रीवैल्यूएशन किया गया। वैसे रीवैल्यूएशन तो सारे ही एसेट्स लायबिलिटी का किया गया, लेकिन जिनकी वैल्यू में चेंज आया वो ये है। जैसे मशीनरी की नई वैल्यू कितनी आई, 1,40,000। पहले मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 1,50,000। ठीक है। पेटेंट जो है उसका उसकी नई वैल्यू कितनी आई, 40,000। पहले कितनी वैल्यू थी, 30,000। बिल्डिंग पहले थी 1 लाख की, अब रिवैल्यूएशन किया गया तो उसकी वैल्यू आई 1,25,000। ठीक है। तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है। तो चलिए करना शुरू करते हैं। पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है। तो हम जानते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट हो रहा है, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट करेंगे, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि हम जो भी लॉसेस हैं उनको हम क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है। अगर जो भी लॉसेस हैं उनको डेबिट करेंगे, जो भी गेन है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो जितने भी एसेट, आपको 3 एसेट यहाँ पे दिए हैं, मशीनरी, पेटेंट एंड बिल्डिंग। अब इन तीनों एसेट में से जिसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है उनको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो आप देखेंगे पेटेंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहले पेटेंट की वैल्यू थी 30,000। देखिए यहाँ पे पेटेंट की वैल्यू पहले थी 30,000, रीवैल्यू किया गया तो पाया गया 40,000। तो 10,000 से इंक्रीज हो रही है ना, तो पेटेंट को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। रीवैल्यूएशन में पेटेंट की वैल्यू को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये मैंने क्वेश्चन बुक से लिया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखा है लायबिलिटी, यहाँ पे लिखा है एसेट। ये क्या सही लिखा है, नो इट्स नॉट राइट, ये सही नहीं है। ये तो बैलेंस शीट में लिखते हैं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए पर्टिकुलर्स। एसेट तो इस साइड भी हो सकते हैं, एसेट तो इस साइड भी हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ एसेट और लायबिलिटी नहीं होंगे, ये मिसप्रिंट है, ये बुक का क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहाँ पे एसेट नहीं होगा, यहाँ पे होगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। ठीक है। और यहाँ पे लायबिलिटी नहीं होगा, ये कोई बैलेंस शीट थोड़े ना, इट्स एन अकाउंट, इट्स एन लेजर अकाउंट, इट्स एन नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलर्स। ठीक है। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है। बैलेंस शीट में कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। ठीक है। ये तो अकाउंट है इसलिए डेबिट क्रेडिट है, तो ये तो गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, एसेट और लायबिलिटी, ये बुक का क्वेश्चन है। चलिए फिर करना शुरू करते हैं। जो पेटेंट है उसकी वैल्यू क्या है, इंक्रीज हुई है 10,000 से, तो यहाँ पे पेटेंट लिखेंगे और यहाँ पे आया 10,000। फिर उसके बाद देखिए दूसरा कौन सा एसेट है जिसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, बिल्डिंग की वैल्यू पहले कितनी थी, 1 लाख, अब इंक्रीज कितनी हो गई, 1,25,000। तो इंक्रीज कितने का हुआ, 25,000। ठीक है। और कोई एसेट है जिसकी वैल्यू इंक्रीज हुई हो, तो क्वेश्चन में केवल 3 एसेट है जिनकी वैल्यू में चेंज है। ठीक है। 2 एसेट आपने इधर रिकॉर्ड कर लिए, जो तीसरा एसेट है उसकी वैल्यू में डिक्रीज है, तो उसको हम किधर रिकॉर्ड करेंगे, डिक्रीज है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे ना। तो अगला एसेट है मशीनरी। ठीक है। तो मशीनरी को इधर रिकॉर्ड किया, तो मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई है, पहले कितनी थी, 1,50,000, अब कितनी हो गई है, 1,40,000। तो यानी 10,000 का डिक्रीज हुआ है, तो हमने मशीनरी को इधर रिकॉर्ड किया। ठीक है। तो इंक्रीज कितने का हुआ है, इंक्रीज हुआ है 35,000 का, इंक्रीज है 35,000 का। डिक्रीज कितने का हुआ है, डिक्रीज हुआ है 10,000 का। ठीक है। तो नेट में यानी क्या हुआ, नेट में अगर अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। इंक्रीज है 35,000 का, डिक्रीज है 10,000 का, यानी नेट में देयर इज प्रॉफिट। नेट में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन में। ठीक है। यानी बैलेंसिंग फिगर हम किस तरफ ऐड करेंगे, डेबिट साइड। और ये प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना भी इंक्रीज हुआ है जो क्रेडिट साइड है उसको डेबिट साइड में से माइनस करेंगे, 35,000 को 10,000 से माइनस करेंगे, यू विल गेट 25,000। आपका आ जाएगा कि प्रॉफिट कितने का हुआ है रिवैल्यूएशन पे, 25,000 का हुआ है। ठीक है। और फिर इस 25,000 को क्या करेंगे, इस 25,000 को 3:2:1 के रेशियो में तीनों पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे। तो मिताली कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, 12,500, इंदु कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, 7,500 एंड गीता कैपिटल अकाउंट में जाएगा 5,000। ठीक है। तो इस तरीके से आपने 25,000 को तीनों पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो दिस इज द रीवैल्यूएशन अकाउंट, इस तरीके से आसानी से रीवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। ठीक है। अब चलिए इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। तो चलिए जर्नल एंट्री पे जाने से पहले मैं बता दूं कौन कौन सी जर्नल एंट्री होगी।
सिंपल से 3 जर्नल एंट्री होंगी। कौन कौन सी? पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? जितने भी एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है उसकी जर्नल एंट्री होगी। दूसरी जर्नल एंट्री क्या होगी? जितने भी एसेट्स जिनकी वैल्यू में डिक्रीज हुआ है उनकी एंट्री होगी। और नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री क्या होगी? जो भी प्रॉफिट लॉस आ रहा है रिवैल्यूएशन में उसको क्या किया जाएगा? डिवाइड किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में। तो ये सिंपल सी 3 जर्नल एंट्री है, देख लेते हैं कैसा होगा, कैसे होगी। तो सबसे पहली एंट्री क्या है? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। जो भी एसेट है जिनकी वैल्यू में डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज के टाइम हम क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं ना। तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। और कितने से डिक्रीज हो रहा है? 10,000 से ना, तो हमने 10,000 अमाउंट लिखा है। फिर अगली एंट्री क्या है? जो भी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट हो रही है, जो भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा? पेटेंट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन करने पे वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो अमाउंट कितना था? पेटेंट कितने से इंक्रीज हुआ था? अभी हमने रिवैल्यूएशन में अकाउंट में लिखा था ना, 10,000 से। बिल्डिंग 25,000 से इंक्रीज हो रही थी, तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसका सम आएगा, कितना आएगा? 35,000, ठीक है। तो इंक्रीज हो रहा है 35,000 से, डिक्रीज हो रहा है 10,000 से, तो यानी नेट में देयर इज अ प्रॉफिट। नेट में प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। तो क्या होगा? उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? क्रेडिट होंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मिताली कैपिटल अकाउंट, टू इंदू कैपिटल अकाउंट, टू गीता कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर प्रॉफिट आता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो 25,000 है, ये जो 25,000 है, इसको 3:2:1 के रेशियो में डिवाइड किया, तो आ गया 12,500, 7,500 और 5,000, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन किया जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। वैसे ये बहुत आसान है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई डाउट है तो वो भी बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।